नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका अमृतेश आपके YouTube चैनल अमृत एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने अपना पिछला वीडियो जो कि जनगणना पार्ट 1 से आप लोगों को बताया था, जिसमें हम लोग जनगणना की पूरी जानकारी लिए थे। हमने उसमें बताया कि जनगणना को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे, जिसमें एक पार्ट था जनगणना का इतिहास और दूसरा पार्ट है जनगणना 2011। दोस्तों, हम लोगों ने जनगणना के इतिहास के विषय में अच्छी तरह से पढ़ा। आज हम लोग जनगणना 2011 टॉपिक को लेकर आ रहे हैं। ये मूल रूप से करंट बेस्ड टॉपिक होगा, क्योंकि जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पर होती है। ये जो जनगणना है 2011 से 2021 तक के डाटा को पूरी अच्छी तरीके से कभी भी अगर एग्ज़ाम होती है तो इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। उससे पहले दोस्तों, एक मैं आप लोगों को जो पिछला वीडियो है उससे संबंधित एक तथ्य बता रहा हूँ। बाय मिस्टेक्स मैंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय 1939 से 42 मैंने बता दिया था। उसे आप लोग सुधार कर 1939 से 1945 कर लेंगे। थैंक यू। अब आते हैं हम लोग एक नया वीडियो पर, जिसका नाम है जनगणना 2011। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि जनगणना 2011 की शुरुआत कब हुई, तो शुरुआत हम लोग हमेशा रखेंगे ध्यान 1 अप्रैल 2010 को शुरू हुई थी। यानी कि 1 अप्रैल 2010 को जनगणना की काउंटिंग शुरू हो गई थी। और इसकी शुरुआत तो हुई है 1 अप्रैल 2010 को, लेकिन इसका अंतिम रूप से जो डाटा आया था, यानी जनगणना 11 का जो अंतरिम आंकड़े का प्रकाशन हुआ है, यानी जो आंकड़ा का इंग्लिश होता है डाटा, यानी डाटा को कब प्रकाशित किया गया, तो प्रकाशित का समय हमेशा रखेंगे 31 मार्च 2011 को। अब आता है यह जो जनगणना थी 11 की, यह कैमी जनगणना थी। तो 2011 की जनगणना देश की 15वीं जनगणना थी। और देश की पूछे या भारत की पूछे, ऐसे पूछा जा सकता है कि 2011 में जो जनगणना हुई है वो देश की कैमी जनगणना है, तो हमेशा रखेंगे 15वीं। या ऐसे पूछा जाए कि 2011 की जो जनगणना थी वो भारत की कैमी जनगणना थी, फिर भी आंसर रखेंगे आप लोग 15वीं जनगणना। लेकिन इसके जगह पर पूछा जाए 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत में, यानी जब हम लोग 47 के बाद स्वतंत्र हो गए हैं उसके बाद यह कैमी थी, तब रखेंगे स्वतंत्र भारत की यह 5वीं जनगणना थी। अब है 2011 में जो जनगणना हुई है उस जनगणना की क्या क्या विशेषताएं रहे होंगी। यानी इस विशेषता को बहुत सारे विशेषता था, जिसमें सबसे पहला जो विशेषता है कि 2011 में बायोमेट्रिक डाटाबेस आधारित जनगणना हुई थी। बायोमेट्रिक डाटाबेस में वैसे व्यक्ति को लिया गया था जिनकी उम्र 15 वर्ष से अधिक थी। यानी 15 वर्ष से अधिक उम्र के जितने भी व्यक्ति थे उनका बायोमेट्रिक डाटाबेस तैयार किया गया था। और एक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का भी निर्माण किया गया था। यह इसकी दूसरी विशेषता होगी। तीसरी, पहली बार थर्ड जेंडर यानी किन्नर को कहते हैं, पहली बार थर्ड जेंडर को भी इस श्रेणी में यानी अन्य श्रेणी के रूप में एक कॉलम बनाकर इस जनगणना में शामिल किया गया था। और चौथी इसकी विशेषता थी कि स्वतंत्र भारत में यह जाति आधारित जनगणना पहली बार कराई गई है। यानी अगर पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना हुई है जो जाति आधारित थी, तो अभी मुख्य रूप से अगर पूछा जाए दो तरीके से पूछा जाएगा। स्वतंत्र भारत में जाति आधारित जनगणना पहली बार कब हुई, तब आप लोग हमेशा रखेंगे 2011 में। लेकिन अगर सीधी तौर पर अगर आपसे कहा जाए कि जाति आधारित पहली जनगणना कब हुई है, तो आप हमेशा रखेंगे ध्यान 1931 में, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था। तो ये 4 इसकी विशेषताएं होंगी। ये चारों विशेषता को आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अब है 11 में जो जनगणना हुई है उसमें कुल कितने प्रश्न पूछे गए, तो प्रश्नों की संख्या इसमें 29 थी, जिसमें कुछ नए प्रश्न को भी शामिल किया गया था। उस टोटल प्रश्न 29, जिसमें से कुछ नए प्रश्न जो थे वो 3 मूल रूप से माने गए हैं। एक था, सभी लोगों से पूछा गया था कि आपके यहाँ कंप्यूटर या लैपटॉप की सुविधा है या नहीं, इसकी एक क्वेश्चन ये था। दूसरा, इंटरनेट की सुविधा है या नहीं।
और तीसरा कि एलपीजी की सुविधा आपके यहाँ है या नहीं। ये मुख्य रूप से 3 नए प्रश्न को 2011 में शामिल किए गए थे। तो यहाँ भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 2011 में कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे। जो जनगणना हुई थी 11 में, तो हमेशा रखेंगे 29 प्रश्न, जिसमें कुल कितने नए क्वेश्चन शामिल किए गए। तो हम लोग कह सकते हैं ये कंप्यूटर और लैपटॉप के विषय में पूछा गया था, इंटरनेट के विषय में पूछा गया और एलपीजी की सुविधा के विषय में पूछा गया। ये 3 नए प्रश्न थे। अब है 11 की जो जनगणना हुई थी उसमें शुभंकर किसको बनाया गया था, यानी मॉस्किट किसको बनाया गया था। तो एक प्रगणक शिक्षिका थी, यानी ट्रेंड टीचर। दूसरा, इसमें जो स्लोगन दिया गया था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य को। तीसरा, ये जो जनगणना हुई थी, इस जनगणना के समय भारत के जनगणना आयुक्त कौन थे। तो हमेशा रखेंगे जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली थे। इसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि जनगणना कराने का सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है वो भारत के जनगणना आयुक्त होते हैं, जो 2011 में जब हुई थी उस समय कौन थे। तो सी चंद्रमौली। लेकिन अभी अगर पूछा जाए कि वर्तमान में भारत के जनगणना आयुक्त कौन हैं, तो हमेशा रखेंगे ध्यान विवेक जोशी। इस चीज़ को हमने बताया भी था। अब आते हैं 2011 की जनगणना में कुल कितने खर्च किए गए। इसी को हम लोगों ने व्यय लिखा है, यानी खर्च किए गए थे 22,000 मिलियन रुपए। कितने कार्यकर्ता इसमें शामिल थे, यानी कि जनगणना जो काउंटिंग आपके यहाँ गए वो कितने लोग थे। तो वो लोग, इसी को हम लोग कार्यकर्ता करके पूछा जाता है। तो कार्यकर्ता की संख्या 2.7 मिलियन थी। टोटल कितने कागज़ का उपयोग किया गया। तो 8,000 टन कागज़ का उपयोग किया गया था। अब देखिए, इस कागज़ से भी क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं। जैसे कागज़ सबसे पहले कहाँ आया था, यानी किस देश से कागज़ की शुरुआत हुई है। तो एक क्वेश्चन रखेंगे, चीन से इसकी शुरुआत हुई है। दूसरा नंबर, कागज़ उद्योग में सबसे बड़ा देश कौन है। तो वो भी, यानी प्रथम देश कौन है, तो वो भी आंसर हो जाएगा चीन। तीसरा, भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना कब खोला गया। तो हमेशा रखेंगे 1879 में, और वो होगा लखनऊ में। यानी इस टॉपिक से हम जीके का भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं कि कागज़ सबसे पहले कहाँ आया, चीन में। कागज़ उद्योग का प्रथम सफल कारखाना भारत में कब खोला गया। तो 1879 में लखनऊ में। और कागज़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो वो हो जाएगा चीन। अब है, इसको भी आप लोग नोट में याद रखेंगे, जो कि जनगणना का ही एक पार्ट होगा। जैसे कुल कितने ज़िले में जनगणना कराई गई, तो 640। कुल कितने शहर को इसमें शामिल किया गया, तो 7,000 शहर को। कुल कितने गांव शामिल थे, तो इसमें रखेंगे 7 लाख गांव। इसको आप लोग अच्छी तरह। प्यारे मित्रों, 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जाएगा कि भारत में कुल कितनी जनसंख्याएं हैं। तो हमेशा रखेंगे ध्यान, भारत की कुल जनसंख्या 1.21 अरब है, या करोड़ में 1.2107 करोड़ है, यानी लगभग 121 करोड़ जनसंख्या भारत की है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। अब है, इस टोटल जनसंख्या में मेल, एम यहाँ डिनोट किया जा रहा है मेल को, और एफ जो डिनोट किया जा रहा है फीमेल को। यानी कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं। तो इसमें से मेल की संख्या होगी 58.75 यानी 75 लाख, और फीमेल हो जाएंगे 62.32 लाख। ये टोटल महिला और ये पुरुष हो गए। अब आता है क्वेश्चन कि ये जो जनसंख्या है भारत का, पूरे विश्व का कितना % जनसंख्या भारत में होगा। तो विश्व के कुल जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत का है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सीधा पूछा जाएगा दोस्तों कि विश्व में जितनी भी जनसंख्या है उसका कितना % जनसंख्या यानी लोग भारत में रहते हैं। तो हमेशा रखेंगे ध्यान 17.5%। लेकिन रैंक में पूछा जाए कि विश्व का कैमा सबसे बड़ा देश भारत है, तो हमेशा रखेंगे सेकंड पोजीशन पर, यानी कि दूसरा सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश भारत है।
अब दूसरी में हम लोग हैं तो प्रथम स्थान पर कौन है, फर्स्ट पोजीशन पर। तो विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश चीन है और यहाँ की कुल जनसंख्या 1.30 दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश चीन है और इसकी कुल जनसंख्या 1.30 अरब हो जाएगी। ये है टोटल जनसंख्या। अब आता है कि कुल जो जनसंख्या भारत में है इसमें मैक्स लिखे हैं और दूसरा लिखे हुए हैं मीन। मैक्स का मतलब यहाँ पर है मैक्सिमम, अधिकतम को डिनोट कर रहा है। मीन का मतलब हो गया मिनिमम, यानी न्यूनतम को डिनोट कर रहा है। यानी सबसे ज़्यादा मैक्स यानी अधिकतम किस राज्य में है, तो वो स्टेट। यहाँ हम दो टर्म लिखे हैं, एस यानी स्टेट, यू यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। यानी एस कहीं भी यहाँ पर आपको मिलेगा उसको आप समझ लेंगे कि स्टेट को डिनोट कर रहा है, यानी राज्य को डिनोट कर रहा है। यू हो गया यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश को डिनोट कर रहा है। यानी दो चीज़, मैक्सिमम में राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश है। इसकी कुल जनसंख्या कितनी है, तो 19.98 करोड़। दूसरा है मैक्सिमम में ही केंद्र शासित में पूछे कौन है, तो दिल्ली है। दूसरा जनसंख्या में सबसे कम वाला राज्य कौन है, यानी न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य पूछा जाए तो हमेशा रखिएगा सिक्किम है और इसकी टोटल जनसंख्या हो जाएगी 6.10 लाख। वही मिनिमम में पूछे यू यानी कि केंद्र शासित प्रदेश को डिनोट किया जा रहा है, तो यानी सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश वाला ऐसा कौन सा प्रदेश है जिसमें सबसे कम जनसंख्या होगी, तो वो है लक्षद्वीप और उसकी जनसंख्या 64,473 है। अब आता है जनसंख्या घनत्व की बारी। जनसंख्या घनत्व भारत का पूछा जाए अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, यानी 2011 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व 382 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, मैक्स यानी अधिकतम को डिनोट कर रहा है, और मिन यानी कि मिनिमम को, यानी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हो जाएगा बिहार, जिसमें इसकी जनसंख्या घनत्व है 1102 स्क्वायर किलोमीटर यानी वर्ग किलोमीटर में। सबसे ज़्यादा में ही अगर यूनियन टेरिटरी में पूछा जाए यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में, तो वो हो जाएगा दिल्ली, जिसका कुल जनसंख्या घनत्व है 11,320 स्क्वायर किलोमीटर। मिनिमम में अगर आते हैं तो जनसंख्या घनत्व सबसे कम होगा राज्य में अरुणाचल प्रदेश का, जिसमें 17 स्क्वायर किलोमीटर है, और मिनिमम में सबसे कम में 46 स्क्वायर किलोमीटर जो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। अब है लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। अगर भारत का पूछा जाए, हम कल बताए थे सेक्स रेशियो होता है फीमेल बाय मेल का रेशियो, यानी पर 1000 पुरुष पर कितने महिलाएं हैं, यानी यहाँ डिनोट कर रहा है 943 लिंगानुपात है भारत का, यानी 943 महिलाएं होंगी पर 1000 पुरुष पर। इसमें सबसे ज़्यादा में पूछा जाए कौन सा राज्य है, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। वहाँ की जो महिलाओं का अनुपात है 1084, और वही केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा में पूछा जाए तो पुडुचेरी है 1037। अब है लिंगानुपात में मिनिमम में पूछा जाए तो स्टेट में हो जाएगा हरियाणा, और उसका लिंगानुपात 879 है, और यूनियन टेरिटरी में सबसे कम में पूछा जाए तो दमन और दीव है, जिसका 618 है। अब है साक्षरता दर, यानी भारत का साक्षरता दर कितना है, तो 73% है, यानी टोटल जितनी भी जनसंख्याएं हैं उसमें से 73% लोग यहाँ के साक्षर माने गए हैं। साक्षर में पुरुष का परसेंटेज कितना है, तो वो है 81%, और महिला का परसेंटेज कितना है, तो 65%। इस साक्षरता में पूछा जाए कि भारत की जो साक्षरता दर है उसमें सबसे बड़ा राज्य और केंद्र शासित राज्य कौन है, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य होगा केरल, जिसमें 94% लोग साक्षर हैं, और
केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो लक्षद्वीप, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश टोटल जो साक्षरता दर है 92% है। हमने मैक्सिमम तो बताया, अब है साक्षरता दर में सबसे मिनिमम कहाँ का है, तो उसको भी दोस्तों आप लोग याद रखेंगे। मिनिमम साक्षरता दर वाला राज्य स्टेट में अगर पूछा जाता है तो बिहार है, जिसका 61.8% साक्षरता है, सबसे कम साक्षर वाला राज्य। भारत में अनुसूचित जाति और जनजाति, अनुसूचित जाति को हम लोग शेड्यूल कास्ट कहते हैं, जिसको डिनोट किया गया है एससी से। दूसरा है अनुसूचित जनजाति, जिसको शेड्यूल ट्राइब कहा जाता है इंग्लिश में, जिसको डिनोट किया गया है एसटी से। पूछा जाएगा कि भारत में कुल अनुसूचित जाति की संख्या कितनी है, यानी टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट इन इंडिया, तो हमेशा रखेंगे ध्यान 20.13 करोड़। भारत में कुल जनसंख्या का कितने % अनुसूचित जाति है, तो रखेंगे ध्यान 16.6%। भारत में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में रखेंगे ध्यान, और कितना है तो 4.13 करोड़। अब आता है केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ है, तो वो रखेंगे दिल्ली में, और कितना तो 28.12 लाख। अब है लिंगानुपात कितना है, यानी भारत में जो अनुसूचित जाति एससी रहते हैं उनका लिंगानुपात है 945। साक्षरता दर अगर पूछा जाए तो अनुसूचित जाति की साक्षरता दर 37.41% है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट टर्म कि कहाँ पर अनुसूचित जाति नहीं है, तो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दो जगह पूछे जा सकते हैं, तो रखेंगे ध्यान कि नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश दो ऐसे केंद्र शासित राज्य हैं। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश दो ऐसे राज्य हैं जहां अनुसूचित जाति यानी एससी नहीं है, और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां एससी नहीं है। इसको आप हमेशा नोट डाउन में रखेंगे ध्यान। कभी ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन ऐसे राज्य हैं जहां अनुसूचित जाति नहीं है, तो हमेशा रखेंगे नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, और वही केंद्र शासित पूछा जाए तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को मिलाकर कितने ऐसे स्थान हैं जहां अनुसूचित जाति की संख्या नहीं है, तो हमेशा रखेंगे 2 नहीं, यहाँ 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राज्य और केंद्र शासित राज्य दोनों पूछ रहा है, 2 राज्य में हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश में, इसलिए 4 हो जाएगा। इसको आप अच्छी तरह से नोट डाउन रखेंगे। अब है अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की संख्या पूछा जाए तो कुल संख्या 10.43 करोड़ है। भारत में कुल अनुसूचित जनजाति यानी एसटी पूछे तो रखेंगे ध्यान टोटल जनसंख्या का 8.6% अनुसूचित जनजाति है। लिंगानुपात एसटी का 990 है, जिसमें सबसे ज़्यादा एसटी गोवा में निवास करता है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात एसटी का गोवा में है, और कितना है तो 1046, और वही सबसे कम पूछा जाए लिंगानुपात एसटी का तो झारखंड में है 924। अब है राज्यों में आते हैं सबसे ज़्यादा एसटी जाति कहाँ है, तो एसटी यानी अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे अधिक मध्य प्रदेश में, और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक हो जाएगा दादर और नागर हवेली में। दूसरा, कहाँ पर एसटी जाति नहीं है, यानी शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति कहाँ बिल्कुल नहीं है, तो इसमें भी 2 तरह से पूछे जा सकते हैं, एक राज्य में, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश में। तो राज्य में पूछा जाएगा तो पंजाब और हरियाणा 2 ऐसे राज्य हैं जहां अनुसूचित जनजाति बिल्कुल नहीं है। अब है केंद्र शासित प्रदेश में 3 हो जाएंगे, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर अनुसूचित जनजाति नहीं है।
ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति की संख्या या परसेंटेज से संबंधित। लेकिन कुछ ऐसे जनजाति हैं जिनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे हम एक अगले वीडियो में या एक ऐसा वीडियो मैं बनाऊंगा जो भारत में या विश्व से संबंधित जितनी भी जनजातियां होंगी उसका एक समूह होगा, उसका एक अलग से डिटेल्स होगा, उससे संबंधित जितने भी तथ्य हैं उस वीडियो में मैं पर्टिकुलर डालूंगा। लेकिन एक चीज़ आप इस जनगणना से रिलेटेड और अनुसूचित जाति से संबंधित तो एक तथ्य है जिसको आप लोग नोट डाउन रखेंगे कि भारत में सर्वाधिक या सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो भारत में सबसे बड़ी जनजाति का नाम है गोंड और इसकी संख्या 74 लाख है भारत में। और ये एक सबसे इम्पोर्टेंट लाइन होगा कि दो ऐसा जनजाति है भारत में जो बिल्कुल भारत से समाप्त होने के कगार पर है। इसलिए मैंने यहाँ नोट नंबर 2 में लिखा है कि वैसी जनजातियाँ जिसके विलुप्त होने का खतरा, विलुप्त यानी कि गायब होना, विलुप्त होने का खतरा भारत में मंडरा रहा है, वो जनजाति कौन है? तो एक होगा ग्रेट अंडमानी और दूसरा है सेंट नेलिज। ये दो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर निश्चित करें। और इसी तरह का मैं बहुत अच्छा और बहुत ही बड़े स्तर का बहुत बड़ा टॉपिक को मैं डील करूँगा। अगले वीडियो में मिलते हैं और मैं अगले वीडियो में एक बिहार की जनगणना से संबंधित एक अलग टॉपिक लेकर आऊँगा जो जनगणना का ही पार्ट होगा। स्टेट लेवल के क्वेश्चन में उनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके।